ठंड में 5 परिवार ससुराल की एक रसोई। अरे कहाँ गई सबके सब यार। इतनी ठंड में सुबह सुबह तैयार होना ही मुश्किल हो रहा है और ऊपर से नाश्ता भी नहीं बना। मम्मी देखो 9 बजने वाले हैं, मैं इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकता, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा। सुबह की कड़ाके की ठंड में पूरा घर रजाई और कंबलों से निकलने की जद्दोजहद कर रहा होता है। राहुल की आवाज सुनकर सुमन जल्दी जल्दी किचन की तरफ बढ़ती है, जहां काजल और नेहा ठंड से हाथ मलते हुए काम कर रही होती हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? तुम घर में 3 बहुएं करने वाली हो, लेकिन फिर भी 2 वक्त का खाना टाइम पर नहीं बनता। अरे कम से कम अपने पतियों के खाने का तो ध्यान रखा करो। सुमन दोनों बहुओं को डांट फटकार कर वापस हॉल में चली जाती है। इधर किचन में गैस की आंच के पास खड़ी काजल और नेहा ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रही होती है। तभी राधिका ठंड से सिकुड़ती हुई शॉल लपेटे अपने कमरे से निकलकर किचन में आती है। भाभी आज मेरे टिफिन में पास्ता पैक कर देना, रोज रोज ठंड में आलू के पराठे खाकर मैं तो बोर हो गई हूँ। हॉल में रजाई ओढ़े बैठी सावित्री और पल्लवी गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रही होती है। राधिका की बात सुनते ही दोनों अपनी अपनी चाय रखते हुए बोल पड़ती हैं। अरे ठंड में तो आलू के पराठे ही अच्छे लगते हैं, ये पता नहीं कौन सा मॉडर्न खाना खाते हो तुम लोग, और वो भी सुबह सुबह जब बाहर हाथ पैर सुन्न हो रहे हों। उसी वक्त निशा और राखी भी स्वेटर पहनकर कॉलेज के लिए तैयार होकर किचन की तरफ आती हैं। अरे भाभी हमारे लिए भी पास्ता ही बना देंगी, ठंड में कुछ अलग खाने का मन करता है, रोज वही आलू के पराठे खाकर अब मन नहीं भरता। घर में खाने को लेकर चर्चा चल ही रही होती है। उधर स्वाति ठंड में भी बिना रुके पूरे घर की सफाई में लगी होती है। ठंडे फर्श पर बार बार झुकना और पोछा लगाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन मुझे तो ये काम रोज करना पड़ता है और किसी से कह भी तो नहीं सकती। मेरे तो ठंड में पानी में रहकर हाथ पैर भी खराब हो गए हैं। सुबह की इसी ठिठुरन और भाग दौड़ में कब आधा दिन निकल जाता है किसी को एहसास ही नहीं होता। उधर कड़ाके की ठंड में शॉल ओढ़े दोनों बहुएं कमला और दीपा रोज की तरह आज भी अपनी भाभियों से मिलने चली जाती हैं। अरे आओ दीपा, इतनी ठंड में भी निकल पड़ी, मैं तो तुम्हारी राह देख रही थी। अरे क्या बताएं भाभी, ठंड में भी बहू को अकेला छोड़कर चैन कहाँ मिलता है। 4 लोगों का खाना, ऊपर का काम सब उसी को संभालना पड़ता है। हाँ भाभी, सुबह सुबह इतनी ठंड में उठकर काम करना किसी सजा से कम नहीं है। ठंड के बावजूद पांचों नंद भाभी आराम से बैठकर बहुओं के काम में नुक्स निकालने लगती हैं, जबकि घर का कोई भी काम अपने हाथ से नहीं करती। अरे लगाया तो है झाड़ू पोछा, लेकिन इस ठंड में भी पता नहीं आजकल की बहुएं कैसे खड़े खड़े पोछा लगा देती है। मुझे तो इनकी सफाई समझ ही नहीं आती। तभी काजल ठंडे हाथों से सबके कमरों से गंदे कपड़े उठाकर हॉल में आती है और किचन में काम कर रही नेहा से कहती है। नेहा, अगर तुम्हारा किचन का काम हो गया हो तो चलो छत पर चलते हैं, थोड़ी धूप निकली है, नीचे तो बहुत ठंडी लग रही है, धूप में बैठकर बाकी काम कर लेंगे। हाँ जेठानी जी, धूप में बैठेंगे तो शायद थोड़ी राहत मिले। तभी ठंड से कांपती हुई स्वाति भी दोनों के पास आती है। जेठानी जी, किचन बंद करने से पहले जरा 3 कप गरम चाय बना लो ना, इस ठंड में बिना चाय के तो हाथ पैर ही नहीं चलते। ठीक है, चाय पीकर ही ऊपर चलेंगे। 3 बहुओं को बड़ी मुश्किल से कुछ पल बैठने की फुर्सत मिलती है। काजल छत पर जाकर वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल देती है। इतने में नेहा भाप उड़ाती गर्म चाय लेकर आ जाती है। तीनों धूप में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगती हैं, तब जाकर शरीर में थोड़ी गर्माहट महसूस होती है। तभी छत पर फोन पर बातें करती हुई चारों नंदों पर स्वाति की नजर पड़ती है। देखो जेठानी जी, इतनी ठंड में भी इनके मजे हैं, देखो कैसे चारों खिलखिला कर हंस रही हैं, और एक हम हैं जो ठंड हो या गर्मी दिन भर काम में लगे रहते हैं। स्वाति तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अपने घर में 4 लोग खाने वाले हैं तो काम क्या ही होता है, जल्दी जल्दी निपटा कर अपनी छत पर धूप में बैठे रहते होंगे। पूरा दिन तो शाम को फैलता होगा काम, तो जब पूपा जी भी आ जाते होंगे और आयुष और अरुण भी, तब शुरू होता होगा इनका असली काम, और एक हम हैं। और हम तीनों का तो दिन भर काम ही नहीं खत्म होता है। रात को इतनी ज्यादा थक जाती हूँ कि बिस्तर पर गिरते ही पता ही नहीं चलता कौन सी दुनिया में पहुंच गई। जेठानी जी, हमारा भी यही हाल है, ठंड में तो शरीर और भी जल्दी जवाब दे देता है। ठंडी धूप में बैठी तीनों देवरानियां जेठानियों को ऐसा लगता है जैसे चारों नंदों और सीमा के तो सच में मजे हैं। उनके घरों में लोग कम हैं, इसलिए काम भी जल्दी निपट जाता है, जबकि इन तीनों की जिंदगी दिन भर की भागदौड़ और थकान में ही उलझी रहती है। इसी बीच आज चारू और सीमा अपनी मासी सास के घर यानी अपनी तीनों देवरानी जेठानियों से मिलने आ जाती हैं। दोनों को देखते ही काजल मुस्कुराकर बोल उठती है। अरे आओ आओ, आज कैसे रास्ता भूल गई तुम दोनों? हमने तो सोचा था कि तुम्हें याद ही नहीं आती, हम तो दिन भर काम में फंसे रहते हैं, तुम तो आ ही सकती हो ना। हल्की ठिठुरन के साथ शॉल ठीक करते हुए कहते हैं। क्या जेठानी जी, काम तो कभी खत्म ही नहीं होता, बस आप लोगों की याद आ रही थी, इसीलिए ठंड के बावजूद मिलने चली आई।
हाँ भाभी, सीमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आज थोड़ा जल्दी हाथ चलाना पड़ा। सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर लंच पैक करो, सबके जाने के बाद पूरा घर साफ करो, कपड़े धो। अकेली सब संभालना आसान थोड़ी होता है। तुम तो तीनों मिलकर काम कर लेती हो। अच्छा जी, आपको हमारा काम आसान लगता है? वैसे तुम सही कह रही हो, हम तीनों मिलकर तो कर ही लेते हैं। अरे ये सब छोड़ो, देखो मैं तुम सबके लिए कुछ खाने का बना कर लाई हूँ। चलो पहले मामी को दे आती हूँ। आज चारू अपने हाथों से मलाई कोफ्ता और उसके साथ लच्छे पराठे बनाकर लाई होती है। वो सब कुछ प्यार से पैक करके लाई होती है। लच्छे पराठे का एक कौर लेते हुए सुमन बोल उठती है, अरे वाह चारू, तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है। जब भी तुम्हारे घर के सामने से निकलती हूँ ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि क्या बताऊं। तभी बैठक से सोहन लाल अंदर आते हैं। अरे भाई, किस खुशबू की बात हो रही है? कोई हमें भी बताएगा? चारू बहू मलाई कोफ्ता और लच्छे पराठे बना कर लाई है सबके लिए पैक करके। इतने में आनंद और राजेश भी वहां आ जाते हैं। चारू सबको थोड़ा थोड़ा परोस देती है। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। सब उसके खाने की खूब तारीफ करते हैं। उसी वक्त पल्लवी किचन से गर्मा गर्म चाय लेकर आती है, लेकिन ठंड की वजह से हाथ थोड़े सुन्न होते हैं और उससे चाय फर्श पर गिर जाती है। अरे सारा फर्श गंदा हो गया, अभी तो स्वाति बहू ने साफ किया था। अरे मामी जी टेंशन मत लो, बताओ पोछा कहाँ रखा, मैं अभी साफ कर देती हूँ। चारू फटाफट बाथरूम से पोछा उठाकर पूरे फर्श को अच्छे से साफ कर देती है। कुछ ही मिनटों में फर्श चमक उठता है, जबकि स्वाति ने सुबह जल्दी जल्दी में बस ऊपर ऊपर से सफाई की थी। सफाई करने के बाद चारू वापस आकर अपनी देवरानी जेठानियों के पास बैठ जाती है। धूप में बैठकर सब मिलकर खूब गप्पे लड़ाती हैं। वैसे एक साथ रहने में कितना सुकून होता है ना। काश हम पांचों एक साथ रह पाते। हाँ जेठानी जी, एक साथ उठते, एक साथ खाना बनाते, एक साथ बर्तन धोते, पांचों मिलकर फटाफट सारा काम कर लेते। वही तो मैं कह रही हूँ, आप तीनों मिलकर ही इतनी जल्दी काम कर लेती हो। अगर पांचों मिलकर करेंगे तो सब और भी आसान हो जाएगा। धूप, गरम चाय और अपनों की बातें कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन इन बहुओं को अपने थके हुए दिल और शरीर को सुकून मिल जाता है। हमें कुछ करना चाहिए, अपनी सासों को मनाना चाहिए कि एक जगह रसोई करवा दे हमारी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अरे हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे पास एक आइडिया है। अरे जेठानी जी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ ना। धूप में बैठी पांचों मिलकर एक पूरा प्लान बनाती हैं कि कैसे अपनी सासों को एक जगह किचन करने के लिए मनाया जाए। सबको ये आइडिया बेहद पसंद आता है और अब बस उसे अमल में लाने की एक्साइटमेंट होती है। जेठानी जी बहुत अच्छा प्लान है, मुझे तो आपका प्लान बहुत अच्छा लग रहा है। बस माता रानी करे ये कामयाब हो जाए। वैसे तो जेठानी जी का कोई भी प्लान आज तक फेल नहीं हुआ। चलो देखते हैं इस बार क्या होता है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद चारू और सीमा अपने घर चली जाती हैं और इधर तीनों बहुएं भी अपने अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक सुबह कड़ाके की ठंड में काजल रसोई में खड़ी काम कर रही होती है। आज सारा बेस्वाद खाना बनाऊंगी। बहुत तारीफ कर रहे थे ना चारू के हाथ के बने खाने की। आज देखते हैं क्या कहते हैं सब। आज पूरा खाना काजल अकेले बनाती है, जबकि नेहा और स्वाति दूसरे कामों में लगी रहती हैं। शाम को सब लोग डिनर के लिए ठंड से बचते हुए रजाई और छोड़कर डाइनिंग एरिया में इकट्ठा होते हैं। पहला निवाला लेते ही राजेश बोलता है, अरे ये क्या खाना बनाया है भाई? सब्जी में इतना नमक कौन डालता है? मुझसे तो एक भी निवाला नहीं खाया जा रहा। मैंने 1000 बार कहा है नमक कम डाला करो। कम नमक तो बाद में भी सही हो जाता है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो पूरी सब्जी फेंकनी पड़ती है। अरे हाँ भाई, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है खाने में। अरे चारू बहू उस दिन कितने अच्छे मलाई कोफ्ते लाई थी, खाकर दिल खुश हो गया था। काजल ने जैसा सोचा था सबका रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है। आज किसी ने ढंग से खाना नहीं खाया। तीनों बहुएं किचन में आकर एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ हाथ मिलाती हैं। आखिरकार उनका प्लान काम करने लगा था। इसी तरह रात से सुबह होती है। रोज की तरह ठंड में काजल किचन में काम कर रही होती है, स्वाति पूरे घर की सफाई में लगी होती है और नेहा कपड़े धोने में। तभी अपने कमरे से एक गंदी ड्रेस हाथ में लेकर निशा नेहा के पास आती है। नेहा भाभी, आपने मेरे कपड़े कैसे धोए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे पानी में भिगोकर निकाल कर सुखा दिए हों। तभी पीछे से अनिल भी आ जाता है। हाँ नेहा, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है। कल मुझे भी गंदी शर्ट पहनकर ही ऑफिस जाना पड़ा। अरे काम करते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? आयुष को देखो, हमेशा कितने साफ कपड़े पहनता है। सीमा भाभी कितने अच्छे से हाथ से कपड़े धोती हैं और प्रेस भी एकदम परफेक्ट करती हैं। घर वालों के मुंह से सीमा की तारीफ सुनकर नेहा अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। शिकायतें करके दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ठंडे फर्श पर पोछा लगाती स्वाति से सावित्री बोल पड़ती है, स्वाति थोड़ा झुककर पोछा लगाया करो। उस दिन मेरे हाथ से चाय गिर गई थी। चारू बहू ने कितना अच्छा फर्श साफ किया था, चमका दिया था पूरा। सावित्री स्वाति को सुनाई रही होती हैं कि तभी कमला और दीपा बुआ वहां आ जाती हैं। अब तीनों देवरानी जिठानियों को अपनी बात कहने का सही मौका मिल गया था। तभी पीछे से काजल तेज कदमों से आती है और बिना देर किए बोल पड़ती है,
अरे जब आप लोगों को सीमा और चारू का काम इतना ही पसंद आता है तो उन्हें हमारे ही घर क्यों नहीं बुला लेते? काजल, ये बहुत हो गया। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारे घर में नहीं बुला लेते, इसका मतलब क्या है? मम्मी, मतलब बिल्कुल साफ है। जब हम तीनों मिलकर काम करते हैं फिर भी आपको हमारा काम पसंद नहीं आता। आपको सीमा के धुले कपड़े अच्छे लगते हैं और चारू का बनाया खाना। तो अगर हम सब मिलकर एक ही जगह काम करेंगे तो सबको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से धुले कपड़े मिलेंगे और साफ फर्श भी। नेहा की बातों में दम था। पांचों सासें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी सुमन बिना झिझक बोल उठती है। हाँ नेहा बहू सही कह रही है। वैसे भी हमारे घर पास पास ही हैं, एक साथ मिलकर रहने में क्या बुराई है? मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी सीमा और चारू यहाँ आकर बहुत खुश रहती हैं। बस कहीं ऐसा ना हो कि तुम पांचों मिलकर काम करना भूल जाओ और बस बातों में ही लगी रहो। दीपा की बात सुनते ही सब जोर से हंस पड़ते हैं और आज आखिरकार पांचों बहुओं का प्लान कामयाब हो जाता है। उनकी सासें पांचों परिवारों की एक ही रसोई में मिलकर काम करने की इजाजत दे देती हैं। अगले दिन से ही सब कुछ बदल जाता है। पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और फिर मिलकर साफ सफाई करती हैं और बचे हुए समय में छत पर बैठकर गर्म चाय की चुस्कियों के साथ धूप का मजा लेती हैं। कितना मजा आ रहा है एक साथ काम करने में। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर का काम इतना एंजॉयबल हो सकता है। सच में हमारी तो बातें ही खत्म नहीं होती। रात को भी ऐसा लगता है कि बस आप लोगों से बातें करती रहूं। चारू की बात सुनकर सब जोर से हंस पड़ती हैं और यूं ही हंसी मजाक के बीच दिन कटने लगते हैं। कुछ दिनों तक पांचों बहुओं की एक रसोई और घर का काम बड़ी अच्छे से चलता रहता है। तभी तीनों बहनें खुशी खुशी कॉलेज से घर लौटती हैं। क्या बात है राधिका, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहीं खजाना मिल गया क्या? भाभी, खजाना तो वैसे आप लोगों के लिए भी है। हमारे लिए? ससुराल में हमारे लिए भला कौन सी खुशखबरी हो सकती है? दिन भर तो बस काम ही काम रहता है, ना कोई छुट्टी ना कोई वेकेशन। भाभी मान लीजिए आज शाम आपकी छुट्टी है क्योंकि आज हम सब मूवी देखने जा रहे हैं। पूरा लेडीज डे आउट होगा। निशा, ये तुम्हें किसने कहा? भला घर में कौन भाभियों को मूवी देखने जाने देगा? भाभी, हमने भैया और मम्मी से पूरी परमिशन ले ली है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी डिनर बनाइए और उसके बाद रेडी हो जाइए। आज हम सब मूवी देखने जाएंगे। घर की बहुएं पहली बार अपनी नंदों के साथ मूवी देखने जाने वाली थी। यह बात सुनकर बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब मिलकर जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और फिर अच्छे से तैयार होती हैं। आखिरकार आज सभी बहुएं अपनी नंदों के साथ थिएटर में बैठकर मूवी का मजा लेती हैं। 3 घंटे की मूवी के दौरान जमकर पॉपकॉर्न खाया जाता है। इंटरवल में खूब मस्ती होती है और तस्वीरें भी खींची जाती हैं। खुशियां समेटे सभी घर लौट आती हैं। घर पहुंचते ही सुमन बोलती है, हाँ भाई, आज तो बड़े मजे आए होंगे। बस यही चाहती हो ना कि हमेशा बाहर घूमती रहो, ये करो वो करो। अरे सुमन, क्यों बेवजह ताने दे रही हो? भेजा ही तो था तो ढंग से एंजॉय करने दो। क्यों उनकी खुशी पर पानी फेर रही हो? ताऊ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मम्मी, आपने ये भी नहीं पूछा कि मूवी कैसी थी। अरे हमें मूवी समझ में नहीं आती। चलो अब आ ही गई हो तो सो जाओ। रात काफी हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना है। फिर वही तुम 10 बजे उठोगी और सारा घर भूखा बैठेगा। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं रहती। आज भले ही सावित्री ने उन्हें डांटा हो लेकिन किसी के चेहरे से मुस्कान नहीं गई क्योंकि पहली बार बाहर जाकर मूवी देखने की खुशी ही कुछ और थी। ऐसे ही रात से सुबह हो जाती है। चारू किचन में काम कर रही होती है, स्वाति बर्तन साफ कर रही है और सीमा फर्श धो रही है। तभी काजल जाकर कहती है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कल मूवी देखकर कितने खुश थे हम, लेकिन आज फिर वही काम करना है। अरे ये तो रोज का ही है। भला इस काम से हमारी कहाँ जान छूट रही है। तभी चारू खुद से कहती है, घर पर तो केवल 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो 20-25 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। मैं तो रोज रोज किचन में खड़े खड़े थक जाती हूँ। इस तरह पहले तो पांचों बहुओं को मिलकर खाना बनाने और काम करने में मजा आ रहा था, लेकिन फिर एक दिन हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं। ठंडी सुबह में स्वाति फर्श पर बैठकर ढेर सारे बर्तन मांज रही होती है। मुझे लगता है ठंड में बर्तन साफ करना ही सबसे मुश्किल काम है। इस घर में इतने सारे लोग हैं, सबके बर्तन मुझे ही धोने पड़ते हैं। स्वाति खुद से बातें कर ही रही होती है कि तभी सीमा सबके कमरों से गंदे कपड़े उठाकर लाती है। जैसे उसकी नजर कमरों में पड़े झूठे बर्तनों पर जाती है, वो वापस आकर स्वाति से कहती है, स्वाति, एक बार सबके कमरों से भी झूठे बर्तन ले आओ ना। स्वाति फिर से ठंडे फर्श पर नंगे पांव चलते हुए सारे कमरों में जाती है। वहाँ हर जगह प्लेटें, कप और कटोरियां बिखरी पड़ी होती हैं। ये लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते क्या? सब अलग अलग खाते और फिर उनके कमरे से बर्तन उठाओ। अभी अभी इतने सारे बर्तन धोए, मेरे हाथ तो सुन्न हो गए। मॉइस्चराइजर भी खत्म हो गया। अगर यही चलता रहा तो मेरे हाथ पूरी तरह खराब हो जाएंगे। उधर स्वाति बर्तनों से परेशान है तो कुछ ऐसा ही हाल चारू का भी है। चारू का पूरा दिन सिर्फ किचन के काम में ही निकल जाता है। एक काम खत्म करती नहीं है कि दूसरी फरमाइश आ जाती है। चारू किचन में काम कर रही होती है कि तभी राखी वहां आ जाती है। चारू भाभी,
उस दिन आपने कितने अच्छे मलाई कोफ्ते बनाए थे, आज प्लीज डिनर में वही बना देना। राखी की बात पूरी भी नहीं होती कि चारू के ससुर रमेश बाहर से आते हैं। अरे चारू बहू, जरा 4 कप चाय गर्मा गर्म बना देना। चारू मन ही मन सोचती है, अपने घर में तो सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाना पड़ता था, लेकिन यहाँ तो 20-25 लोग हैं और ये सासे और नंदे, मजाल है जो कभी किचन में झांक भी ले। चारू पहले बैठक में चाय भिजवाती है, फिर मलाई कोफ्ते बनाने लगती है। इतने में उसका पति अरुण आकर मैक्रोनी की फरमाइश कर देता है। अब चारू बेचारी 2-2 चीजें एक साथ बना रही होती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन काजल पूरे घर की सफाई में लगी होती है। घर की सफाई करते करते काजल पूरी तरह थक चुकी होती है। ठंड में लगातार झुक झुक कर फर्श साफ करते हुए उसकी कमर जवाब देने लगती है। जब घर में कम लोग थे तो फर्श भी कम गंदा होता था, अब तो पूरा फर्श जैसे काला ही पड़ गया है। एक दिन भी बिना पोछे के चैन से नहीं निकलता। मेरी तो कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं। तभी पीछे से नेहा आती है। जेठानी जी, क्या हुआ? आज आपका चेहरा उतरा सा क्यों लग रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं नेहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा प्लान हम पर ही उल्टा पड़ गया है। अब मुझे नहीं लगता कि हम पांचों एक रसोई को और ज्यादा समय तक निभा पाएंगे। काजल और नेहा की बातें सुनकर सीमा, चारू और स्वाति भी वहां आ जाती हैं। जेठानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। देखो मेरे हाथ, दिन भर इतने सारे लोगों के बर्तन धो धोकर बिल्कुल खराब हो गए। ठंड में तो और भी हालत खराब हो जाती है। और मुझे देखो, पूरा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ, कभी सब्जी, कभी रोटी, कभी चाय, कभी नाश्ता। मेरी तो स्किन तक खराब हो गई है। अब कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। हमारी सासें तो एक काम को हाथ नहीं लगाती और ये नंदे मैडम बनकर घूमती रहती हैं। जेठानी जी, मान लिया कि किचन अलग हो जाएगी तो हम तो वापस अपने घर चले जाएंगे। वहाँ हमारा काम कम है, लेकिन आपको तो फिर भी इतना ही काम करना पड़ेगा। हाँ, हमें पता है, लेकिन करें भी तो क्या? अरे हम कर सकते हैं, तभी तो कह रही हूँ। क्यों ना हम इन माँ बेटियों को ही अच्छा सा सबक सिखाएं, ताकि हमारे जाने के बाद भी आपकी मदद करें और खुद ही किचन अलग करने की बात कह दें। अच्छा, मतलब नंदे भी सुधर जाएं और हमें अलग रसोई की भी मांग ना करनी पड़े, बल्कि वो खुद ही कह दें। पहले पांचों बहुओं को एक रसोई बनवाने की पड़ी थी और अब उसी एक रसोई से ये पूरी तरह थक चुकी थी, क्योंकि काम करने वाली सिर्फ ये 5 थी और फैलाने वाले 20-25 लोग। अब पांचों मिलकर फिर से अलग अलग रसोई करवाने का प्लान बनाती हैं। सुबह के 9 बज चुके होते हैं, लेकिन आज पांचों बहुओं में से कोई भी नहीं उठती। आज तुम पांचों को क्या हो गया है? घर का काम नहीं करना है क्या? काजल धीरे से उठती है। मम्मी, पूरा फर्श साफ करने से मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो 6 बजे उठ गई थी, लेकिन अब बिस्तर से उठा ही नहीं जा रहा। तभी राहुल भी बोल पड़ता है। हाँ मम्मी, ये सही कह रही है। कमर दर्द की वजह से ये पूरी रात सो नहीं पाई और इसकी वजह से मुझे भी नींद नहीं आई। आप नेहा को उठा दीजिए, वो आज खाना देख लेगी। सावित्री नेहा के कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन बीच में सुमन मिल जाती है। आज ये पांचों बहुएं घोड़े बेचकर क्यों सो रही हैं? सब लोग कब से चाय की बात कर रहे हैं। मैं नेहा को जगाने जा रही हूँ। काजल बहू की तबीयत ठीक नहीं, तुम ऐसा करो, तब तक चाय बना लो और ब्रेड सेक लो, कम से कम नाश्ता तो हो जाए। सावित्री जैसी कमरे में पहुंचती है, देखती है कि नेहा तैयार होकर आराम से मेकअप कर रही होती है। नेहा, तुम यहाँ सज धज कर बैठी हो, उधर किचन में सब ठंडा पड़ा है, तुम कहाँ जा रही हो? नेहा कुछ कहती है, उससे पहले अनिल नहाकर बाहर आता है। मम्मी, मैं बताना भूल गया था, आज मेरे दोस्त की शादी है। हम दोनों उसकी रिसेप्शन पार्टी में जा रहे हैं। फंक्शन जल्दी का, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। सावित्री परेशान होकर हॉल में आ जाती है। क्या हुआ दीदी, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? एक बहू की तबीयत खराब है, दूसरी पार्टी में जा रही है और बाकी तीनों को सोने से होश नहीं है। आज घर का काम कैसे होगा? सावित्री की बात सुनते ही कमला, दीपा और पल्लवी अपनी अपनी बहुओं के कमरों की तरफ बढ़ती हैं। सीमा बहू, तुम तो सबसे जल्दी उठती हो, आज क्या हुआ? घर का काम नहीं करना? मम्मी, अपने घर में 4 लोगों के कपड़े धोती थी, अब 25 लोगों के कपड़े धोने पड़ रहे हैं। मेरे हाथों में इतना दर्द है कि रात को ही बाम लगानी पड़ी। अब तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इधर चारू भी कमला से कुछ ऐसा ही कह देती है। अब पांचों सासें हॉल में आकर परेशान होकर बैठ जाती हैं। इधर नंदों की नींद भी खुलती है। आज उनकी छुट्टी होती है। राखी कमरे से निकलकर हॉल में आती है। अरे, दोपहर की 12 बजने वाले और किचन अभी तक ठंडी पड़ी है। कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्या आज? राखी अपनी चाची से बात कर ही रही होती है कि तभी कांता चाची की एंट्री होती है। अरे, सुबह सुबह पंचायत जमा कर बैठी हो सारी माँ बेटियां, आज बहुएं कहाँ गई? दिखाई नहीं दे रही। बस थोड़ी तबीयत खराब है। नेहा और अनिल शादी में गए हैं, बाकी सब यहीं हैं। तभी कांता चाची अचानक याद करके बोल पड़ती हैं। अच्छा, ये सब छोड़ो। दीपा बहन, वो जौहरी पूछ रहा था कि तुम लोग कब आओगे, तुम्हारे लिए गहने बनाए हैं। हाँ, बस आने ही वाले हैं। मनोज बैंक गए पैसे निकालने, फिर हम दोनों चल देंगे।
इतना कहकर कांता चाची चली जाती हैं, लेकिन घर में अब भी वही सवाल गूंज रहा होता है, आज काम कौन करेगा। इतने में मोहनलाल, राजेश और आनंद भी पंचायत से लौट आते हैं। अरे पल्लवी, जरा जल्दी खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आज पंचायत में काफी देर हो गई, लोग किसी फैसले पर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। ताऊ जी, खाना तो तब लगेगा ना जब बनेगा। क्या मतलब? अभी तक घर में खाना नहीं बना? हाँ ताऊ जी, अभी मम्मी और चाचियाँ यही सोच रही हैं कि खाना बनाए या नहीं। अरे भाई, घर की बहुएं सारी कहाँ चली गई? घर में तो 5-5 बहुएं हैं, फिर भी अभी तक कुछ खाने को क्यों नहीं बनाया? आज बहुओं ने मिलकर काम ना करने का प्लान बना लिया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसमें उनकी गलती ही क्या है? तुम लोगों ने अभी तो उन 5 पर पूरा घर का काम छोड़ रखा है। लड़कियों से तुम कुछ काम नहीं कराती? जी मान लिया हम काम नहीं करते, लेकिन जैसा ताई जी कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है। दरअसल बड़ी भाभी की तबीयत खराब है और छोटी भाभी और भैया अपने दोस्त की शादी में गए हुए हैं। जो भी हो, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। मजबूरी में आज सुमन, पल्लवी और सावित्री को अपनी बेटियों के साथ मिलकर खाना बनाना पड़ता है। दीपा बुआ अपने पति के साथ जौहरी के घर गई हुई थी और कमला बुआ सुबह से ही पड़ोस में कीर्तन में चली गई थी, किचन में काम करते हुए। मम्मी, रोज इतनी सारी रोटियां बनती हैं क्या? मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं, मैं तो कभी ढंग से रोटी बनाती भी नहीं। और ये बर्तन देखो, सुबह से 4 बार धो चुकी हूँ, फिर भी सिंक भरी पड़ी है। लगता है जैसे महीनों से बर्तन साफ ही नहीं हुए हैं। इतने में राधिका भी आ जाती है। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, इतना गंदा फर्श था, बड़ी मुश्किल से पोछा लगाया है और कपड़े वॉशिंग मशीन में 4 बार डालने पड़ेंगे। मम्मी, मुझे ये जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता। एक एक फैमिली अलग रहे तो कितना सही रहता है। देखो आज दोनों बुआ कैसे काम से बचकर निकल गई। मैं तो कहती हूँ फिर से अलग अलग रसोई कर लो। हाँ मम्मी, निशा बिल्कुल सही कह रही है। सच कहूँ पल्लवी, पहले जब काम नहीं करना पड़ता था तब हम 5 परिवारों की एक रसोई के लिए राजी हो गए थे, लेकिन अब जब सारा काम खुद पर आ गया तो अलग अलग रसोई ही ठीक है। इधर सास और बेटियां मिलकर दिन भर खटती रहती हैं, उधर काजल बीमारी के नाम पर आराम करती रही, स्वाति अपनी थकान उतारती रही और नेहा शादी की पार्टी में घूमकर लौटी। आज पूरे दिन का खाना सासों और बेटियों ने मिलकर बनाया। रात को सभी खाना खा लेते हैं। बहुएं खुश थीं कि आज उन्हें पूरा आराम मिला। अगली सुबह संडे का दिन होता है। सुमन सबको हॉल में बुलाती है। देखो, तुम 5 चाहती थी कि एक ही रसोई हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा काम, और काम करने वाली सिर्फ 5 बहुएं हों तो यह ठीक नहीं। सासू माँ, मैं भी यही कहना चाहती थी। हाँ बहू, अब मैंने फैसला कर लिया, आज से हमारी रसोई एक नहीं होगी, जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। लेकिन मम्मी जी, ये दोनों तो अपने घर चली जाएंगी, उनके यहाँ तो 4 लोग हैं और हम तो फिर भी 3 परिवार ही रह जाएंगे। इतना काम हमसे नहीं हो पाएगा। मम्मी जी, जेठानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। बेटा, हमें देर से समझ आया लेकिन समझ आ गया। अब हम सारा काम तुम पर नहीं छोड़ेंगे, हम भी मदद करेंगे। हाँ, और अगर किसी ने मदद नहीं की तो मैं तुम्हारी तीनों की भी रसोई अलग कर दूंगी। सुमन की बात सुनकर निशा और राखी और राधिका घबरा जाती हैं। तभी राधिका बोलती है, नहीं मम्मी, हमारा परिवार अलग मत करना, मैं भाभीयों की पूरी मदद करूंगी। हाँ मम्मी, हम भी भाभीयों के साथ पूरा काम करेंगे। राहुल, अनिल और सागर एक साथ बोलते हैं, और हम भी जो बनेगा वही खाएंगे, ज्यादा फरमाइश नहीं करेंगे, बस परिवार को अलग मत करना। इस तरह कमला बुआ और दीपा बुआ की फैमिली फिर से पहले की तरह अलग रहती है और तीनों परिवार मिलकर एक सच्ची जॉइंट फैमिली की तरह रहने लगते हैं। अब घर के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, सारा बोझ सिर्फ बहुओं पर नहीं रहता। एक बार फिर घर में खुशियां लौट आती हैं और पूरा परिवार प्यार, समझदारी और साथ के साथ जिंदगी जीने लगता है।